हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। गाइस, मैं आपका होस्ट डॉक्टर शहजाद चौधरी और आज मेरे साथ है स्पेशल गेस्ट, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एमयू। हेलो गाइस, माई सेल्फ आसिफ कमाल और मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू अलीगढ़ से। मैंने नीट जो क्रैक किया था वो नीट 2021 में क्रैक किया था और मेरे 645 मार्क्स थे आउट ऑफ 720। मेरे जो सिलेक्शन हुआ था वो मेरे सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 548 मार्क्स थे और मेरे सेकंड अटेम्प्ट में 645 मार्क्स थे। को बहुत बहुत बधाई देंगे कि आपके इतना ट्रांजिशन मतलब 545 से 645 इन वन ईयर में आपका आया है। तो हम जानना चाहेंगे आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करे थे अपनी प्रिपरेशन टाइम पे। दरअसल देखिए, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सिलेक्शन नहीं हुआ था, मुझे लगता है कोविड बहुत बड़ा रीजन रहा था नीट 2020 में जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जब मेरा नीट 2020 एग्जाम हो गया तो उसके बाद मैंने सिर्फ फोकस किया कि किस वजह से मेरा 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी मैंने अपनी गलतियों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि आखिर क्या क्या गलतियां थी जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मैंने पूरे साल अपनी गलतियों पर ही मेहनत की। और पूरे साल मतलब मैंने अपनी गलतियां ढूंढी कि कहाँ मेरी गलतियां हो सकती हैं, और जो भी मेरी ड्रॉबैक रही नीट 2020 के एग्जाम में मैंने उन्हें सबको ओवरकम करने की कोशिश करी, तभी मतलब मेरा इतना ट्रांजिशन आ पाया। ओके, तो आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करे? देखिए, मैंने बहुत ज्यादा तो रिसोर्सेज यूज नहीं किए थे। मैंने अपने जो कंटेंट था उसे कन्फाइंड रखा था। यानी मैं फिजिक्स के लिए तो अपने टीचर के नोट्स को अच्छे से मैंने रिवाइज किया था। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पहले सबसे पहले प्रायोरिटी तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दी थी। ठीक है, और फिजिक्स में मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। उसके बाद मैंने अपने वहाँ के कोचिंग के मॉड्यूल लगाए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे। और रही बात केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में मैंने तीन अलग अलग पार्ट में, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग तरह से पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग तरह से पढ़ा था और फिजिकल केमिस्ट्री को अलग तरह से। फिजिकल केमिस्ट्री मुझे लगती है कि मोर लेस फिजिक्स की तरह है, तो मैंने उसे सिमिलरली पढ़ा था। यानी टीचर के नोट्स पे अच्छे से कमांड रखा था और क्वेश्चन प्रैक्टिस सिमिलर की थी। बट हाँ, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री है, मैंने एक फॉर्मूला नोटबुक भी बना ली थी जिसमें मैं हर चैप्टर के फॉर्मूलाज लिख लेता था और मैं उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने टीचर के नोट्स के बाद में एनसीईआरटी भी पढ़ लेता था, जिससे कि मतलब मेरी चीजें क्लियर हो जाती थी। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। इनऑर्गेनिक में मुझे लगता है एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। तो इनऑर्गेनिक में मुझे लगता है कि अगर बच्चा टीचर के नोट्स भी ना पढ़े और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर चला जाए, जैसे कि कुछ चैप्टर जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोजन, इन सब में तो सिर्फ उसका एनसीईआरटी से ही सारा काम हो जाएगा इनऑर्गेनिक में। और बायो में तो एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो बायो में तो मैंने एनसीईआरटी बार बार पढ़ी, बार बार पढ़ी। तो हम बात करते हैं अपने तीनों सब्जेक्ट के। में तीनों सब्जेक्ट में सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। आपने किस टीचर को चूज करा था? देखिए, दरअसल मैंने 11th 12th में तो नावेद, मैंने यहीं अलीगढ़ में ही कोचिंग की थी। तो मैंने यहाँ के जो टीचर थे एक नावेद सर, मैंने उनसे ही पूरे 11th 12th में फिजिक्स पढ़ी थी। और उनके मेरे पास नोट्स थे, तो जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप था मैंने उसमें उनके ही नोट्स को रिवाइज किया था। ड्रॉपर ईयर में मैंने ऐसा कोचिंग नहीं ली थी, बस मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी। और या फिर मैं यूट्यूब पर मैं पीडब्ल्यू के लेक्चर्स देख लेता था और मेरे पास नोट्स तो थे ही अपनी कोचिंग के, मैं उन्हें रिवाइज करता रहता था। और बस हाँ, फिजिक्स में तो इसी तरह मतलब मैंने किया, टीचर को जो प्रेफर किया। ओके, मतलब फिजिक्स बेसिकली आपने तो ड्रॉप ईयर में कोई कोचिंग ही नहीं ली, यूट्यूब से अपना पुराने नोट से काम चल गया। जी जी, मैंने, और दरअसल उस टाइम कोविड भी चल रहा था ना, तो एज सच ऑफलाइन कोचिंग तो अवेलेबल भी नहीं थी, ऑनलाइन ही चल रहा था। तो मैंने ऐसे यूट्यूब से और जो मेरे पुराने नोट्स थे उनसे ही ज्यादा फोकस किया। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू। देखिए, पीवाईक्यू मैंने इस वजह से कहा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते थे और मुझे लगता था कि पीवाईक्यू हर बच्चे को करने चाहिए। और मैं अब भी सब बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को पीवाईक्यू जरूर करने चाहिए। क्योंकि उसका रीजन ये है, देखिए, पीवाईक्यू से हमें एग्जाम पैटर्न पता चल जाता है कि किस एग्जाम पैटर्न मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस नीट एग्जाम में इस टाइम पूछे जा रहे हैं। उससे हमें ये भी पता चलता है, जब हम पीवाईक्यू लगाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि आखिर हमारी वीकनेस क्या है, हमारे स्ट्रेंथ किस चीज में है। और उससे हमें पता चलता है किस कॉन्सेप्ट किस वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन की वैरायटीज तो लिमिटेड है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए हमें पता चलता है किस वैरायटी के क्वेश्चन
इस टाइम नीट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उससे हमारी प्रिपरेशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम पीवाईक्यूज लगाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हर बच्चे को पीवाईक्यूज अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखने चाहिए। ओके। आसिफ, हमने अभी बात कर ली है कि पीवाईक्यू क्या इंपॉर्टेंस है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि हम अपनी सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करें। देखिए, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होगी और टेस्ट देने होंगे। टेस्ट जितना ज्यादा देंगे उससे सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती हैं। ठीक है। और मैंने देखा है जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते थे, बहुत मतलब अपने ज्यादातर रिवीजन करते रहते थे, लेकिन वो ना क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देते थे और वो सोचते थे कि टेस्ट देने में टाइम ज्यादा जाएगा, इससे अच्छा हम उस टाइम में रिवीजन कर लेते हैं। तो उन बच्चों की कंपैरेटिवली सिली मिस्टेक ज्यादा हुई। और मैंने देखा कि जैसे मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और मैं टेस्ट भी स्टार्टिंग में तो वीकली टेस्ट देता था, लेकिन लास्ट टाइम में तो मैं वीक में 3 टेस्ट 4 टेस्ट भी देने लगा था। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा रीजन था मेरी सिली मिस्टेक्स जिस वजह से नहीं हुई। इसलिए टेस्ट देने चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके आसिफ, जैसे आपने बताया कि लास्ट में आपने 2-3 टेस्ट दिए, है ना। तो अगर किसी बच्चों के स्टूडेंट्स के नंबर कम आ रहे हैं तो उन्हें कैसे, मतलब जैसे कभी काफी बार तुम्हारे भी कम आए होंगे, तो जी उसे जी। मतलब उससे डिमोटिवेट होने से कैसे बचा जाए, मतलब लाइक कि। देखिए, दरअसल मेरे साथ क्या हुआ था, लास्ट के एक टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आए थे, यानी 500 वाली रेंज में आए थे। तो मुझे काफी मतलब मैं डिमोटिवेट फील कर रहा था। तो मतलब हमें ये सोचना है कि आखिर ये मार्क्स हमें जो है ना, ये सोचना है कि अभी हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, उससे क्या ही फायदा। हम क्या करते हैं, जो हमारी गलतियां इस टेस्ट में हुई हैं उसका एनालिसिस अच्छा करके उन गलतियों को सुधारते हैं। तो मैं क्या करता था, जब भी मेरे मार्क्स चाहे कम आए कुछ भी, जब मैं टेस्ट देकर आता था तो मैं उसका एनालिसिस इस तरह करता था कि 3 घंटे लग जाए 4 घंटे, लेकिन जो क्वेश्चन मेरा अब गलत हो गया वो आज के बाद कभी गलत नहीं हो। तो मैं एनालिसिस इस तरह करता था, पहले तो मैं देखता था कौन से क्वेश्चन गलत है, फिर जो भी चीज क्वेश्चन गलत है मैं देखता था आखिर इसमें गलती क्या हुई है। फिर मैं अपने नोट्स में उस टॉपिक को खोलकर उसे उसी टाइम पढ़ लेता था एनालिसिस के टाइम पे। तो इससे क्या होता था, जब मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ता था तो फिर वो टॉपिक मेरा क्रिस्टल क्लियर हो जाता था। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नीट एग्जाम में आए जो कि मेरे टेस्ट में गलत हो चुके थे, लेकिन नीट एग्जाम में सही हो गए क्योंकि मैंने उसका एनालिसिस अच्छे से किया था। तो इसका यही है कि आप एनालिसिस अच्छे से करिए, ऐसी मिस्टेक्स नहीं होने की है फिर। मतलब टेस्ट का बेसिकली फायदा है, जब भी फायदा है टेस्ट का जब हम एनालिसिस करेंगे, टेस्ट के बाद तुरंत एनालिसिस। कि मुझे लगता है कि टेस्ट देने का फायदा जब तक है ही नहीं जब तक आप एनालिसिस नहीं करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि 3 घंटे 4 घंटे चले जाते हैं एनालिसिस में, हम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे। इससे अच्छा हम रिवीजन कर लेते हैं लास्ट टाइम में। लेकिन इतना फायदा आपका रिवीजन से नहीं होगा जितना एनालिसिस से हो जाएगा, क्योंकि एनालिसिस में जो गलतियां आप सुधार दोगे ना, वो नीट एग्जाम में फिर नहीं होने की है। और जब जो बच्चे टेस्ट नहीं देते एनालिसिस नहीं करते उनकी गलतियां भी नहीं सुधरती हैं, तो नीट एग्जाम में वही बच्चे सिली मिस्टेक्स ज्यादा कर आते हैं। ओके। तो आसिफ, काफी बार ऐसा हुआ होगा कि तुम्हें स्ट्रेस हुआ होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, तो उसे आप कैसे हैंडल करते थे अपनी नीट नीट जर्नी में। देखिए, दरअसल बहुत बार तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। एक बार मुझे याद है, मेरे अच्छे खासे मेरे 650 इतने मार्क्स आ रहे थे, 600 650 680 इतने। लेकिन अचानक एक टेस्ट मैंने दिया, उसमें मेरे 520 मार्क्स आए। मुझे याद है मैंने वो एलएन का टेस्ट दिया था एक। तो उसके बाद मुझे इतना डिमोटिवेट फील हुआ, मुझे लगा मुझसे नहीं होने का है। अब मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया, मेरा पूरे दिन कुछ पढ़ाई नहीं हुई। तो फिर मैंने अपने घर भी बात करी। तो दरअसल मुझे मम्मी ने बहुत ज्यादा समझाया कि एक टेस्ट से कुछ नहीं होता है। तो दरअसल अगर बच्चों को लगे कि हम डिमोटिवेट डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो एक तो अपने पेरेंट्स से बात करें कि हमें ऐसा हो रहा है। पेरेंट्स हमेशा आपको अच्छे तरह समझाएंगे। दूसरी चीज, आप पोस्ट सिलेक्शन फेज के बारे में सोचिए, यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपकी लाइफ के बारे में सोचिए कि अगर आप अभी मेहनत कर लेंगे तो आपकी वो लाइफ अच्छी हो जाएगी। आप उस बारे में सोचिए। मैं सोचता था, लिटरली बता रहा हूँ, कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब मेरे पेरेंट्स के फेस पर क्या स्माइल होगी। मैं मतलब ये सारी चीजें मेरे साथ होती थी। मैं बहुत
एंजाइटी में चला जाता था, पूरे पूरे दिन कभी पढ़ाई नहीं करता था। लेकिन फिर मैं खुद को मनाने की कोशिश करता था कि अभी थोड़ी मेहनत कर लो, उसके बाद सब मतलब बिल्कुल लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आ जाएगा। एग्जैक्टली, ये तो बात आपने बिल्कुल सही की। एट अ टाइम हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। फिर कहीं ना कहीं जब हमने इतनी मेहनत करी तो ये भी सोचते हैं कि यार कर ही लेते हैं, जब हमने इतना करा है तो इतना और कर लेते हैं, होपफुली कुछ अच्छा हो। आसिफ, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो आप कभी कभी आपका बैकलॉग हुआ होगा, काफी स्टूडेंट का बैकलॉग होता है, तो उसे कैसे हैंडल करते थे? बैकलॉग कैसे आप कवर करते थे? देखिए, एक तो मैंने एक चीज बिल्कुल बनाकर रखी थी कि मैं अपना टाइम टेबल बनाकर चलता था। यानी मैं अपना वीकली टाइम टेबल के हिसाब से ही चलता था कि मुझे फुल डिसाइडेड था कि मुझे इस वीक में इतना पढ़ना है, इतना कवर करना है, ठीक है, इतने चैप्टर्स करने हैं, सारी चीज। तो बैकलॉग्स के लिए भी मैंने क्या कर, दरअसल मेरे 11th के कुछ चैप्टर्स रह गए थे जो कि मुझे 12th में कवर करने थे। तो मैंने क्या किया था, 12th में 5 दिन तो मैं अपना ऑनगोइंग सिलेबस कवर करता था जो अभी चल रहा है, और 2 दिन मैंने सैटरडे संडे अपने बैकलॉग्स के लिए फिक्स कर दिए थे। और मैं सैटरडे संडे में मतलब बैकलॉग्स कवर करता था, और संडे में ही मैं टेस्ट भी देता था। तो संडे तो मेरा बैकलॉग्स कवर करने में चला जाता था, और टेस्ट देने में और उसका एनालिसिस करने में। और सैटरडे में मैं अपना बैकलॉग्स भी कवर करता था, और जो टाइम मुझे मिलता था बचता था उसे मैं रिवीजन में भी लगा देता था। तो इसलिए आप जो है ना, बैकलॉग्स के लिए जो भी आपको टाइम लगे, आप अपना वीकली पहले तो टाइम टेबल सेट करिए कि मुझे वीकली इस दिन इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतना सिलेबस कवर करना है, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आप जब वीकली हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो सारी चीजें हमारी बिल्कुल फिक्स चलती है। नहीं तो कभी कभी तो यही सोचने में चला जाता है कि आज क्या पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा चैप्टर। तो पहले से ही टाइम टेबल बनाकर चलेंगे तो सारी चीजें सही चलती रहेंगी। ये टाइम टेबल का सिग्निफिकेंस है कि अगर तुम टाइम टेबल से चलते हो तो आपका टाइम वेस्ट होने के बहुत कम चांस रहेंगे, एक टास्क मिल जाएगा। क्योंकि ड्रॉप पर स्टूडेंट ना खुद जो तैयारी करते हैं उन्हें तो कोई बताने वाला होता नहीं है कि तुम्हें कैसे करना है। तो खुद से सारी चीजें, खुद से ही टाइम टेबल खुद से ही टाइम टेबल बनाना पड़ता है। क्योंकि कुछ कोचिंग में तो होता है, कोचिंग के हिसाब चलते रहते हैं हम, कोई दिक्कत ही नहीं होती। ओके आसिफ, काफी अच्छा करा आपने आसिफ। तो आसिफ, हम जानेंगे अब एपीयू की जर्नी आपकी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। काफी लोगों का सपना रहता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाने का। तो आपने कब लाइक एमयूएस तो सोचा कि चलो ठीक है आप एमयूएस कर लियो, तो आपको कभी तो ख्याल आया होगा कि मुझे एमयू जाना है, या बाई चांस एमयू चले गए? देखिए, दरअसल पहले मैं मेरी बहुत मतलब मैं काफी पुराना एएमयू स्टूडेंट हूँ। यानी मैंने 6th क्लास में एएमयू में एडमिशन लिया था। तो तब तो मतलब मुझे इतना नहीं पता था एएमयू, बस मतलब ये था कि एएमयू का पता था बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो मेरे पेरेंट्स ने एंट्रेंस दिलवाया था और मैं यहाँ आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला यहाँ की इम्पोर्टेंस। ये मतलब हम यहाँ, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ हर एक बंदा आना चाहता है। तो एक बार क्या हुआ था, 7th क्लास की बात है, मेरी काफी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एडमिट रहा था। तो मुझे तब मैंने देखा यहाँ के डॉक्टर्स को, उसके बाद से ही तब मुझे लगा कि असल लाइफ मतलब यहाँ है, जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं इतनी इज्जत मिलती है इस तरह से। तब मैंने सोच लिया था कि मुझे भी यहीं आकर, तब तो मतलब मैं 7th क्लास में था, लेकिन तब से ही मैंने अपने पेरेंट्स से भी कहना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे एक ना एक दिन यहाँ आकर डॉक्टर बनना है। और होपफुली मेरा वो सपना पूरा हो पाया। तो मुझे 7th क्लास से मुझसे कोई भी पूछता था कि क्या करना है, तो मैं यही कहता था कि मैं ये नहीं कहता था मुझे डॉक्टर बनना है, मैं कहता था मुझे जेएनएमसी में ही डॉक्टर बनना है। और तभी मेरी फर्स्ट चॉइस भी यही की थी। वाओ! ये तो यार काफ़ी अच्छा लगा होगा पेरेंट्स को भी, मतलब अब तुम्हारा इतना अच्छा मोटिवेशन देख के, लाइक कि आप 7th क्लास में सोच लिए थे। इवन 7th क्लास में बच्चा कुछ सोच ही नहीं पाता है इतना ज़्यादा उस टाइम में, मतलब आपके टाइम में, जी। है ना? आजकल तो सबको कुछ पता होती है, पर उस टाइम में तो डॉक्टर का पता ही नहीं होता 7, 6। इवन मुझे खुद 11th में पता लगा कि मुझे मेडिकल में जाना है। मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की है, जैसे कि बच्चे जो एएमयू पे नहीं आए हुए होते ना, मैंने अपने यहाँ पर ही संभल में ऑब्जर्व किया है, वो इतना अवेयर नहीं होते नीट के बारे में। लेकिन जो बच्चा एएमयू में आ जाता है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पर थोड़ा ज्यादा सोचता है। तो यहाँ पर आकर बच्चे को ज्यादा मतलब, यहाँ आकर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में ज्यादा पता चली थी कि ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो जैसे कि हमारे 7th 8th में भी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्कूल लेवल पर होते रहते थे। तो यहाँ पर काफी अवेयर हुए इन सब चीजों के बारे में। ओके आसिफ। आसिफ, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अभी। आपकी वहाँ की फर्स्ट ईयर की फीस, और मतलब पूरे एमबीबीएस की फीस और हॉस्टल का चार्ज और मेस चार्ज, थोड़ा आइडिया दे दीजिए आपको, ताकि स्टूडेंट जो आए उन्हें इतने कम फीस वाला कॉलेज मिले, एक मोटिवेशन रहे। एमयू तो ड्रीम ही होता है हर किसी का।
पर फिर भी एक फीस कहीं ना कहीं मैटर करता है, तो फीस के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए दरअसल जो है ना, यहाँ पर मतलब मुझे लगता है काफी कम फीस है हमारे कॉलेज की। तो फर्स्ट ईयर में तो अगर हॉस्टल प्लस कॉलेज की फीस मिलाए तो फर्स्ट ईयर में थी 46,000 समथिंग। उसमें हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड थी और बाकी कॉलेज की फीस भी इंक्लूडेड थी। और जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं चाहिए था, जो यहाँ के अलीगढ़ के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए 44,000 थी। और ओके। लेकिन इसमें हॉस्टल और कॉलेज की फीस थी, डाइनिंग फीस इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। डाइनिंग फीस के लिए ये है कि 1400 पर मंथ आपको अलग से जमा करने होते हैं। 1400 ओनली? 1400? 1400 और इतना अच्छा खाना मिलता है, यानी नाश्ता खाना और मतलब लंच डिनर सब कुछ मिलता है, बहुत अच्छा। वरना आजकल का टाइम तो ऐसा है कि 1400 में अगर दो लोग चले जाओ तो रेस्टोरेंट में एक टाइम में खा लेते हैं। तो तभी तो एएमयू अपने हॉस्टल्स के लिए, एएमयू अपने मतलब इन सब चीजों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत कम प्राइस में मतलब बेस्ट वो दी जा रही है। अब आप खुद सोचिए, 2,000 रुपये में, यानी मैंने बताया कि बाहर वालों के लिए 44,000 है और जिन्हें हॉस्टल चाहिए उनके लिए 46,000 है। यानी 2,000 रुपये में आपको पूरे एक साल पांच में साल हॉस्टल की वो हॉस्टल की वो फैसिलिटीज दी जा रही हैं। सो हमने आसिफ अभी हमने बात करी हॉस्टल फीस की, मेस चार्ज की और ट्यूशन फी की। तो वहाँ का स्टडी पैटर्न बताओ। दरअसल यहाँ पर क्या रहता है, जनरली यहाँ सुबह 8 से 4 तो क्लासेस होती है। तो फर्स्ट ईयर में तो क्लासेस होती थी, लेकिन अभी सेकंड ईयर में हमारे वार्ड्स भी लग रहे हैं, तो हमारे 9 से 12 वार्ड्स लगते हैं। उसके बाद हमारी वैसे क्लासेस भी होती है, लैब वगैरह, तो 4 बजे हम फ्री हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बुक बैंक खुला रहता है रात के 2 बजे तक। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि कॉलेज के बाद बुक बैंक चले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब पढ़ने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है बुक बैंक में। मतलब जैसे कि इतनी गर्मी वगैरह में भी एसी की फुल फैसिलिटी है, तो ज्यादातर बच्चे कॉलेज के बाद डायरेक्ट बुक बैंक चले जाते हैं। रात 2 बजे तक खुला रहता है? जी, रात में 2 बजे तक। और हमारा हॉस्टल का जो रीडिंग रूम है वो 24 आवर्स खुला रहता है। तो क्या मैंने मौलाना आजाद लाइब्रेरी भी देखी, वहाँ की काफी फेमस लाइब्रेरी जी, वो तो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, मौलाना है। आजाद लाइब्रेरी। इवन मैंने मिनी व्लॉग भी डाला है अपने यूट्यूब पर वहाँ का। तो जिस आपने जो ब्लॉग डाला था, जो गैलरी हमारे कॉलेज की डाली थी, वो एशिया की सबसे बड़ी गैलरी है हमारे कॉलेज की जो है। ओके ओके, ये मैंने शूट किया यार, मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब कहीं कहीं ना कहीं स्टूडेंट को मोटिवेट करता है और हमें भी मोटिवेट करता है कि हम पीजी होपफुली अच्छे मेडिकल कॉलेज से करें। जी जी, इंशाल्लाह। और आसिफ हम जानेंगे वहाँ का आपका लाइफ स्टाइल, मतलब आपको सुबह से लेके सुबह उठने से लेके लास्ट तक सोने से पहले तक का पूरा शेड्यूल, एक एम देखिए स्टूडेंट का। दरअसल देखिए, शेड्यूल कोई फिक्स तो रहता नहीं है, थोड़ा इधर से उधर होता रहता है। लेकिन जनरली जब पढ़ाई ज्यादा होती है तब तो यही शेड्यूल रहता है कि सुबह 8 बजे सोकर उठते हैं और फिर कॉलेज जाते हैं। फिर 8 से 9 क्लास होती है, उसके बाद 9 से 12 हमारे वार्ड्स होते हैं। 12 बजे से 1 बजे तक फिर क्लास होती है। फिर 1 से 2 के ब्रेक मिल जाता है नमाज और खाने के लिए। उसके बाद 2 से 4 लैब होती है। तो 4 बजे फारिग होकर हम लोग बुक बैंक चले जाते हैं। तो 4 से 6 हम लोग बुक बैंक में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद 6 बजे आ जाते हैं रूम पर। उसके बाद कुछ खेलना हुआ या फिर कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करनी हुई तो वो कर लेते हैं। और बाकी नमाज वगैरह इस बीच चलती रहती है। वहां पर बुक बैंक में हमारी नमाज की भी फैसिलिटी है। फिर आकर वही रात के खाने का टाइम हो जाता है। फिर वही सब चलता है। फिर रात को अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा रीडिंग रूम में पढ़ लेते हैं, फिर सो जाते हैं 12 बजे तक। यही ओके रूटीन आसिफ, है। ठीक बट है ये आसिफ। थोड़ा वो भी होता रहता है, जरूरी नहीं है फिक्स ही रहे। हाँ, इधर उधर तो हो ही जाता है, जर्नली की बात कर रहे जी हैं अभी, जी जनरल है ना। जी। और दूसरी बात है आसिफ, वहाँ का एग्जाम पैटर्न कैसा है? मतलब और अटेंडेंस, बेसिकली अटेंडेंस पे आते हैं, मेन चीज होता है अटेंडेंस का वहाँ। देखिए, अटेंडेंस का तो ये है कि यहाँ पर 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। कि अगर किसी की 75% अटेंडेंस नहीं है तो उसे एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं किया जाता है। और एग्जाम पैटर्न ये है, जैसे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में तो ये है कि एग्जाम होते रहते थे सेशनल वगैरह, यानी कोई भी वहाँ यहाँ वो खत्म होता है टॉपिक तो उसका एग्जाम होता था, कोई भी चैप्टर टर्मिनल खत्म यूनिट होता है। टेस्ट होता है, फिर टर्मिनल होता है ना। हाँ, और 2 टर्मिनल होते हैं, फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल। उसके बाद
प्री प्रॉप हमारा तो नहीं हुआ था, लेकिन एक प्री प्रॉप भी होता है, फिर उसके बाद प्रॉप होता है। ओके, तो मतलब से यही था, लेकिन सब सेकंड। जी सबका सेम ही है लगभग इंडिया का, मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जी का जी, और हम्म। वो तब एनएमसी गाइडेड चल रहा है, तो सेम ही है सब ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि मैं ये चीजें मुझे तो पता है, मैं ये चीज इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि एमयू एम्स का अलग स्टडी का पैटर्न होगा और नहीं अगर नहीं, प्राइवेट सबका। कॉलेज का अलग होगा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि हम लोगों को एएमयू नहीं मिल रहा, लेकिन हमें और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो हम ड्रॉप लेंगे एएमयू के लिए। तो मैं मना कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि एएमयू के लिए ड्रॉप लेना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हो। बस मतलब ये है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस करते हो, तो कोई मतलब बस आप एमबीबीएस कर रहे हो ना, बाकी पढ़ाई तो सब खुद ही करते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में लेकर भी खुद सेल्फ स्टडी अच्छे से कर रहे हो, तो आप यहाँ पर आकर पीजी में सीट ले सकते हो। एक साल बर्बाद करने का क्या ही फायदा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपना साल वेस्ट मत करो, जहां पर भी एडमिशन मिले ले लिया करो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बात आसिफ बिल्कुल आपने सही कही है कि लाइक कोई भी अगर कैंपस कहीं से भी आप कर रहे हो तो कर लो, अगर मिल रही है तो। जी जी। एग्जैक्टली। तो आसिफ, एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी इंसान मेडिकल, अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में आता है तो पहले एक चीज से बहुत डरता है, उसका नाम है रैगिंग, है ना। बहुत से कॉलेज में रैगिंग होती है, बहुत से में नहीं होती है, तो आपके यहाँ किस लेवल की रैगिंग होती है? ट्रांसपेरेंसी रखिए, पूरा अच्छे से बताना। है ही नहीं। यहाँ सीनियर से इतना अच्छा इंटरेक्शन होता है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में। रैगिंग नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, बल्कि सीनियर मतलब जैसे मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो स्टेट मेडिकल कॉलेज में, ये बताते हैं कि सीनियर को अगर सामने नजर ऊपर कर कर चले जाओ तो बहुत वो होता है। यहाँ तो ये समझ लीजिए, बस हाँ एक ये है कि सीनियर की रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा ग्रीट कर देते हैं, सलाम कर देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर अगर सीनियर को ग्रीट नहीं करेंगे तो सीनियर हमें बहुत डांटे, इस तरह से कुछ नहीं। बल्कि सीनियर तो हमसे खुद कहते हैं कि आपको पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो हमें बताया करो। बट हाँ, यहाँ ये चीज बहुत अच्छी है, और इस वजह से ही इवन मतलब जो दूर दूर के लोग, यानी कश्मीर के भी लोग हैं हमारी क्लास में, केरला के भी लोग हैं, और वेस्ट बंगाल, बहुत बहुत दूर के लोग हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ रैगिंग बिल्कुल जीरो है। और यहाँ पर सब लोग आपस में घुल मिलकर रहते हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मुझे लगता है इस वजह से इसकी कट ऑफ काफी आने वाले टाइम में और हाई होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक तो देखिए, बच्चे एएमयू मतलब यूपी में एएमयू अब केजीएमसी से भी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, दूसरी चीज यहाँ पर पीजी में इंटर्नलशिप भी है, और जो कि केजीएमसी में नहीं है, और केजीएमसी में रूरल बॉन्ड भी है जो यहाँ नहीं, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। तो इस वजह से अब ज्यादातर बच्चे, मैं पूछता हूँ क्या क्या आपने क्यों नहीं लिया केजीएमसी, तो सब यही बताते हैं, इसलिए ज्यादातर बच्चे अब केजीएमसी के कंपैरिजन में एएमयू ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। दो चीज बताई आपने, एक तो बॉन्ड बताया और दूसरा बताया कि इंटरनल। यहाँ पर 50% सीट जो नीट पीजी में है वो एएमयू इंटरनल एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। ओके, हर चीज आपके बारे में जान लिया, नीट जल्दी जान लिया, आपकी एमबीबीएस जल्दी जान ली, एमयू तक का सफर जान लिया है। तो जो नीट एस्पायरेंट अभी आप देख रहे हैं वीडियो, और जो जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, जो फ्यूचर में देंगे, आप उन्हें लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? लास्ट मैसेज में यही देना चाहूंगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए जितना आपसे हो पा रहा है, और ये मत सोचिए कि नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, आप बस अपना बेस्ट दीजिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जब आप मेहनत करेंगे ना, आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अभी आप ये सोचने लगे कि नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं कैसे पढ़ाई करूं जो मेरा हो जाए। ठीक है, ये क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि वो यही सोचते रह जाते हैं कि नहीं हुआ तो क्या हो जाए, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा। तो आप देखिए, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भी हो सकता है कि आपके लिए बहुत सारी चीजें हो सकता है आप किसी और चीज के लिए पढ़ रहे हो, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आपको एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा तो आप बीडीएस कर लीजिए, बीएमएस कर दीजिए। वैसे भी अभी तो इंडिया इंडिया गवर्नमेंट ने बीएम आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप बहुत सारे ऑप्शन है इस टाइम जो आप कर सकते हैं, बट आप अपना बेस्ट दीजिए।
ये सोच कर कि मुझे करना एमबीबीएस ही है। अगर होता है तो वेल एंड बेस्ट, अगर नहीं होता है तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए ये सोच कर के नहीं होगा। आप अपनी पूरी मेहनत के साथ अपना बेस्ट दीजिए, फिर जो होगा बेहतर ही होगा आपके लिए। आसिफ, काफी अच्छा लगा आपसे बात कर, काफी मोटिवेशनल आपकी स्टोरी थी। 7th क्लास में आपने सोच लेता है, लेकिन 7th क्लास में बच्चा कुछ सोच ही नहीं पाता इतना ज्यादा, आपने 7th क्लास में डॉक्टर के बारे में सोच लिया तो बड़ी बात है। जी। और काफी अच्छा करो फ्यूचर में भी, होपफुली आपका पीजी भी एमयू से हो। तो गुड लक फॉर फ्यूचर। इंशाल्लाह। जी जी, थैंक यू। ऑल द बेस्ट गाइस।